जो इनके यहाँ से परेशान है, जो इनके यहाँ से नाखुश है, जो इनके सिर्फ नेतृत्व से नाखुश है, जो प्रदेश के नेतृत्व से नाखुश है, ठीक है, वो अपने आप आना चाहते हैं। झा जी 10 सेकंड दिए आपको, प्लीज जल्दी से। रुचिका जी हमारी कह रही थी धारा 370 राम मंदिर, तो रुचिका जी कर्नाटका में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। क्या आप ये मानती हो कि कर्नाटका के लोगों को राम मंदिर और 370 से कोई लेना देना नहीं है? दूसरी बात पे आते हैं, अभी आपकी जो व्यग्रता है, व्याकुलता वो दिखा रही है सत्ता। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपत्ति नहीं होगी। आप बोलिए। हिमाचल के अंदर आपकी जो व्याकुलता है वो दिखा रही है, और आप चंडीगढ़ पर नहीं बोल पाई। आपने कहा कि हमारे ऊपर बेवजह आरोप लगते हैं। चंडीगढ़ के अंदर जो कुकृत्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है कि लोकतंत्र पर आप मान रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देते हैं? आप मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? अरे बिल्कुल मानता हूँ, हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। रुचिका जी आपके पूरा थोड़े चलेगा कि मीठा मीठा का पर करवा तू। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले रही है, तो आपको परेशानी क्या है? हमने मान लिया चंडीगढ़ के बारे में बोल पाऊंगी एक शब्द। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट करवाते थे हमने, अपना पूरा टाइम देता हूँ, अभी से एक शब्द नहीं बोलूंगा। आप बोलो चंडीगढ़ में जो हुआ वो लोकतंत्र पराघात था कि नहीं था, बस हाँ या ना बोलो, मैं नहीं बोलूंगा एक शब्द। हम ये कह रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपका इस बात पे संदेश खाली में कहने का क्या है? आप ही के गठबंधन की है वहाँ पर। अरे मैं चंडीगढ़ पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, हिमाचल पे रहते हैं ना प्रभात झा जी, हिमाचल पर रहते हैं, फिर चंडीगढ़, फिर बंगाल, फिर पता नहीं आप मणिपुर चले जाएंगे थोड़ी देर में, फिर इसी के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई रह जाएगी। ठीक है सर, बाकी मेहमानों को भी मैं ले आती हूँ। मैथिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, लेकिन स्थिति को क्लियर करते हुए, इसमें बीजेपी ने क्या मुंह की खाई है, मेरा सीधा सवाल है आपसे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अगर मैनेज कर लिया तो कैसे कर लिया, और ये कब तक के लिए मैनेज है हिमाचल में? धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, और मैं सफलता इसलिए कहूंगा क्योंकि राज्यसभा की जो सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से जीत गए। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। वहां पर जिस प्रकार का प्रताड़ना वहां के विधायकों के संग हो रही थी, वहां पर जिस प्रकार की बगावत थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो इसमें गलत क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं। कर्नाटक के अंदर इन्होंने डराकर धमकाकर वहां पर विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली, वहां पर तो सरकार इनकी थी ना। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत कूद रहे थे अभी और लोगों के बीच में बोलते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा मेरे भी बीच में ना बोले, वरना मैं इनको बोलने नहीं दूं। तो कर्नाटक के अंदर इन्होंने किस प्रकार के बिल लाए हैं, अभी देखिए ना, मंदिरों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया 10%। इस प्रकार का अधर्म करने के बाद भी वहां धमका कर, डरा कर, लेकिन मैथिल साहब, दोनों ही जगह सरकारें कांग्रेस की है ना, दोनों ही जगह है, कर्नाटक, हिमाचल। आप ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक जगह डरा लिया, एक जगह डरा नहीं पाए, कैसे? नहीं, ना, मैं वही कहना चाहता हूं ना। आप देखिए, यहां पर जो वीरभद्र सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे विक्रमादित्य लगातार कांग्रेस से असंतुष्ट चल रहे थे। उनकी माता प्रतिभा सिंह लगातार कांग्रेस से असंतुष्ट चल रही थी। अभी भी आपने जो पीसी दिखाई, उस पीसी में कहीं भी प्रतिभा सिंह ने ये नहीं कहा कि हाँ हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी एक हाई पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और उस कमेटी के अंदर हम अपनी बात को रखेंगे। यदि सरकार हमारी बात को सुनती है, हमारे विषयों को संभालती है, ठीक करती है तो ठीक है, अन्यथा हम पार्टी के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज जो इन्होंने कहा कि भैया तुमने किस आधार पर वहां पर राज्यसभा सदस्य के, राज्यसभा उम्मीदवार उतार दिया, तो क्या प्रभात त्रिपाठी से प्रभात झा से पूछकर भारतीय जनता पार्टी या देश का लोकतंत्र चलेगा? तुम हो कौन पूछने वाले? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है हर पार्टी का कि भैया वो अपना उम्मीदवार उतारे। इसमें पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बार बार चंडीगढ़ का निर्णय लिया, तो मैं इनको बता देता हूं, जरा अपने मित्र को जरा पढ़ लिख लिया करो, फर्जी बातें मत फैलाया करो। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी मसीह के ऊपर टिप्पणी की है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपकी दादी इंदिरा गांधी जी को जब डिस्क्वालीफाई किया था, ये कहते हुए कि आपने चोरी, झुट्टई से और गुंडागर्दी से चुनाव को जीता है, तब आपने क्या किया था? आपने लोकतंत्र का गला घोंटा था, आपने इमरजेंसी लगाई थी, पूरे देश की मीडिया को जेल में डाल दिया, विपक्ष को जेल में डाल दिया। तो आप लोग तो यहाँ पर लोकतंत्र की बात कीजिए मत। और अब रह गई हिमाचल प्रदेश की सरकार की उम्र,
तो मैं आपको बता देता हूं पूर्णिमा जी, ये केवल एक डैमेज कंट्रोल है और कांग्रेस इतनी ज्यादा वहां पर कमजोर हो गई है कि जिन्होंने पार्टी व्हीप के खिलाफ जाकर वहां पर वोटिंग की, उन विधायकों पे कोई कार्रवाई ये नहीं कर पा रही है। दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो बिल्कुल फेल हो चुका है। कांग्रेस की जो सरकार है असंवैधानिक है, अल्पमत में सरकार है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर नैतिकता बची है तो। लेकिन ये लोग सत्ता की मलाई चाटने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए ये लाख नहीं, कमजोर होने के बाद भी सत्ता की वहां पर मलाई क्या, वो तो कह रहे हैं ना कि 5 साल का जनादेश है जनता का, उसको हम स्वीकार करेंगे, सरकार चलाएंगे। और ये तो शुरू से ही कह रहे थे ना मैथिल साहब, इसमें तो इनके स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया क्या? पूर्णिमा जी, वहां तो वोटिंग हुई, वहां वोटिंग में इनका राज्यसभा सदस्य हार गया, इनके पास बहुमत होने के बाद भी। इसका मतलब सरकार के पास बहुमत ही नहीं है, अल्पमत में सरकार है। अगर फ्लोर टेस्ट करा लेती तो ये सरकार वहीं गिर जाती। तो बजट भी तो पास हुआ ना सर, बजट भी तो पास हो गया ना। लेकिन मैथिल साहब, मैं प्रभात झा जी आती हूँ आपके पास, 2 मेहमान और हैं, जरा मुझे उनके पास जाने दीजिए, फिर आप अपना काउंटर तैयार रखिएगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ मैथिल जी, आ रही हूँ आपके पास। सिर्फ 20 सेकंड बोलिए सर। 15 विधायकों को इन्होंने जानबूझकर हमारे निलंबित किया ताकि वहां पर सदन में बहुमत पास करने की जो संख्या वो 27 हो, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास है। तो ये मैं दिखाता हूं और दर्शाता है कि ये अल्पमत में सरकार है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इनकी घर की राड़ है, इनका भ्रष्टाचार और जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है और सरकार गिरने वाली। ठीक है सेठी साहब, ये इतना प्रेस से खौफ क्यों? अचानक से बैठक होती है, बैठक के बाद ऐलान होता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसके साथ साथ यह भी कह दिया जाता है कि कोई भी विधायक या फिर कोई भी पीसीसी का पदाधिकारी बाहर आकर प्रेस से कोई बात नहीं करेगा। ये प्रेस से खौफ क्यों? दूसरा, अपने ही पार्टी के भीतर लोगों के बीच तालमेल बैठाने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ जाती है, वो भी तब जब बातें बाहर आ रही हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं सर, हिमाचल सरकार बनने के दौरान, बनने के बाद किस तरीके की ऊहापोह की स्थिति रही, अलग अलग नाम, अलग अलग गुट सामने आने लगे और लगभग ये हर राज्य की स्थिति है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी आप पीछे से देखते आइए, चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, अभी लेटेस्ट चंडीगढ़ की बात हो या हिमाचल की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट है। और ये जो जिस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, इसको देश का नागरिक पसंद नहीं करता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी डेमोक्रेसी जिंदा है। अभी आपने कांग्रेस की बात करी, वो उनका एक इंटरनल डिसिप्लिन है, वो क्या डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते, वो किस प्रकार से अपनी पार्टी को इंटरनल, अगर इंटरनल ना रहे सेठी साहब, तभी तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना। मैंने तो पूछा कि प्रेस से खौफ क्यों? सारी बातें क्योंकि प्रेस में आ जाती हैं, क्योंकि अंदर सुना नहीं जाता। मुलाकात का मौका, सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कितने आरोप लगे हैं, कितने भेदभाव के आरोप लगे हैं, एक गुट को आगे बढ़ाना, कैबिनेट में जगह देने से लेकर, मंत्री पद देने से लेकर, संगठन की अनदेखी तक का आरोप प्रतिभा जी ने लगाया बाहर खुलेआम आकर। ये आरोप इंटरनल है तो इंटरनल रहे ना, फिर ये बाहर क्यों आ जाते हैं सर? मैं ये कह रहा हूं कि एक जो पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, वहां पे बात करी जाती है और हर व्यक्ति अपनी बात करता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के में लोगों को डराया धमकाया नहीं जाता कोई व्यक्ति। अगर आप देखिए ना आरोप, मैं ये कह रही हूँ कि घूम फिर के आरोप बीजेपी पर कैसे आप लोग लगा लेते हैं? बीजेपी की हर बात पर कुछ भी हो, लेकिन टारगेट पर बीजेपी रहती है। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस में दिक्कत आपको नजर नहीं आती। मैंने अलग अलग स्टेट्स का जिक्र किया ना सेठी सर, मैंने अलग अलग स्टेट्स का जिक्र किया। क्या दो गुट जब चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के लिए 2 चेहरे सामने नहीं आते, 2 गुटों के समर्थक क्या सामने नहीं आते? ये ऐसा होता नहीं है क्या सर? एक प्रदेश के अंदर किसी पार्टी को मैंडेट मिला है, वहां की जनता ने उनको चुनकर भेजा है और आप वहां के लोगों को ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से, पैसे के लालच से या ओहदे के लालच से, कई लोग जो हैं जब वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल हो रही है, वो हमें कहीं बंद ना